गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है केदार तानाजी घाटगे। तो मैं बेसिकली यूपीएससी के प्रीलिम्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। ये जो आपको बुक सामने दिख रही है वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो मैं इस बुक में से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में काम आएंगे, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, राइट, तो मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2। ये चैप्टर कौन सा है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़, मैं जब ये लेसन पढ़ाऊंगा तो मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो आप खोलिए। एम लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर 2 खोलिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरे साथ पढ़िए और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। आपको डेफिनेटली ये जो चैप्टर है वो पूरा समझ में आएगा। ये जो प्रीलिम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एम लक्ष्मीकांत के, वो मैं सब समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो लेसन है वो चालू करते हैं। ठीक है। तो सबसे इनिशियल थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हमने बहुत बार वर्ड सुना है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, बट इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक बुक की तरह समझ सकते हैं। ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, प्रोविजंस है, और जिसके हिसाब से हमारा पूरा देश चलता है। ठीक है। तो होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो ज़रूर समझा होगा। यह चैप्टर पढ़ाते टाइम मैं आपको इस चैप्टर का एक बेसिक लेआउट देना चाहता हूँ, एक बेसिक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ, और फिर हम एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अब हम इस चैप्टर का फ्रेमवर्क देखते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड। देखो दोस्तों, अब मैंने तो बोल दिया आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक है जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं। अब ये जो बुक है वो कोई अकेला आदमी तो नहीं बना सकता, ऑब्वियसली, राइट। तो ये बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होंगे। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं वो एक स्पेसिफिक जगह को मिलते रहेंगे, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो जगह है उसे असेंबली कहा गया है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है ऐसी असेंबली, तो ये हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड। सेकेंड जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक कोई रूम लिया हुआ है, राइट। तो हम लोग रूम बनने के बाद देखते हैं कि बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग जब देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फॉर्म हुई है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने कमिटीज है, उसका वर्किंग कैसा है, इलेक्शंस कैसे हुए हैं। तो सेकेंड टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है। अब थर्ड जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस लेसन का, उसमें हम लोग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई और सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते थे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बनाते थे। टोटल 11 सेशंस हुए थे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो लॉज है वो जीवी मालवणकर जी बनाते थे। तो एक्चुअली वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा है ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और फोर्थ चीज़,
हम कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखेंगे। अब कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मैं एक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई थी। अब देखो 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 दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं इसका एक छोटा सा रिकैप लेता हूँ। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई, सेकंड उसका स्ट्रक्चर, थर्ड उसका वर्किंग, और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन सी कमिटीज थी। ठीक है, तो आज मैं ट्राई करूंगा कि जो पहले दो टॉपिक है दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, तो ये दोनों में खत्म कर लूं। मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपने एम लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर अपने बुक में ओपन किया हुआ है और मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है वो मैं शुरू करता हूं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहला पॉइंट एम एन रॉय। अब ये जो एम एन रॉय थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, एक बेसिक आइडिया दी कि अगर हमें हमारे भारत का संविधान बनाना होगा तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी। ठीक है, कुछ समय बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, देखो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे देश की, ये तो आपने बेसिक बुक्स में पढ़ा ही होगा, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी लगा कि हाँ ये जो एम एन रॉय है ना इनकी बात सही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर नेहरू जी, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, ये बोले कि हाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। बट उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब हम बैठेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और हमारा देश का संविधान बनाएंगे जिस पर हमारा देश 100 सालों तक चलता रहेगा, राइट। तो ऐसा संविधान जो है हमारा वो केवल इंडियन लोगों ने बनाना चाहिए, राइट। मतलब नेहरू जी का कहना था कि कोई भी ब्रिटिश इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठने के लिए बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे बैठना है, राइट। तो नेहरू जी ने इसमें क्या कहा कि आप यहाँ देख सकते हैं UAF लिखा हुआ है, ये बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो नेहरू जी ने क्या कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मेथड से जो भी लोग इलेक्ट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, राइट। तो ब्रिटिश लोगों को क्या लगा कि इंडिया की हमें मदद मिलनी ही चाहिए, राइट। तो ब्रिटिश लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भाई वर्ल्ड वॉर 2 हमारे साइड से लड़ रहा है, राइट। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या कहा ब्रिटिशर्स को, हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में मदद करेंगे, यस वी विल हेल्प यू इन द वर्ल्ड वॉर 2, पर आपको हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन देनी होगी, राइट। तो इसी को ऑगस्ट ऑफर लिखा हुआ है जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, राइट। बट हुआ क्या, इंग्लैंड से एक आदमी आता है और उसका नाम है क्रिप्स, राइट। तो क्रिप्स बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाकर क्या बोलता है कि ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तुमको परमिशन दे देगा, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, भारत का संविधान बनाओ, ठीक है, पर आप ये संविधान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही बनाओगे। और इसी क्रिप्स ने मुस्लिम लीग से जाकर क्या कहा, मुस्लिम लीग से उन्होंने ये कहा कि आपको भैया सेपरेट पाकिस्तान नहीं मिलेगा, ठीक है, भारत का डिवीजन नहीं होगा, ऐसा क्रिप्स ने सीधे सीधे कह दिया। अब देखो दोस्तों
इंडियन नेशनल कांग्रेस को अच्छी तरह से पता था ये ब्रिटिशर्स लोग, ये गोरे लोग भरोसे के लायक नहीं है, राइट। और मुस्लिम लीग की भी तो इच्छा जो है सेपरेट पाकिस्तान की, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो दोनों ने इस क्रिप्स को रिजेक्ट कर लिया। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्रिप्स मिशन नाम से कहते हैं, राइट। अब ये क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई टेंशन में, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्होंने 3 आदमियों को भेजा। एक का नाम था क्रिप्स, दूसरे का नाम अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम लॉरेंस, ठीक है। आप ये काल करके भी ना याद रख सकते हो। काल का मतलब के मतलब क्रिप्स, ए मतलब अलेक्जेंडर, एल मतलब लॉरेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, ये 3 लोग जब इंडिया आए, देखो बुक आप ओपन करके रखिए, ठीक है, आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ हूं, तो ध्यान से सुनो। ये जो 3 लोग आए हुए इंडिया में, ये सबसे पहले जाते इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। और ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ओके हम आपको पूरा परमिशन देते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कीजिए और अपना देश का संविधान बनाइए। और यही 3 लोग मुस्लिम लीग के पास जाते हैं। बट ये लोग क्या बोलते हैं, देखो भैया सेपरेट इंडिया तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा पार्ट जो है उसमें मुस्लिम लीग और बाकी के पार्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा करके उन्होंने एक लूज सेंटर फॉर्म कर दिया, राइट। देखो भैया मुस्लिम लीग को भी पता लग गया था कि अभी लूज सेंटर तो मिल ही रहा है, राइट, सेपरेट पाकिस्तान नहीं तो लूज सेंटर तो मिल ही जाएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी हाँ कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी हाँ कर दिया, राइट। तो यहाँ कैबिनेट मिशन के अंदर इसी को सबको, ये जो 3 लोग आए थे ना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, और इन्होंने जो डिमांड रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, दोनों ने हाँ कर दी, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन मिल गई। तो इसी को बोलते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया, आपको तो समझ आया होगा। जो क्रिप्स मिशन था उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए फेल हो गए। बट ये जो कैबिनेट मिशन है उसके अंदर हम लोग टोटली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बना पा गए, राइट। तो कभी बनाए, ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिए, नवंबर 1946। सो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अंदर बना। और आपने अगर बुक खोला हुआ है तो आप देख पाएंगे हमारी जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें एक्चुअली 389 सीट्स है। कितने सीट्स है? 389। देखो दोस्तों, ये जो MCQ है ना, छोटे मोटे पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, 389 सीट्स है, राइट। मैं आगे बताऊंगा ये 389 सीट्स में इलेक्शंस कैसे हुए, क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट एट लास्ट मैंने ये जो तो टॉपिक चालू किया हुआ था, राइट, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो फाइनली फॉर्म हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैबिनेट मिशन के अंदर। होप सो आपको समझा होगा। मैं एक छोटा सा रिकैप लेना चाहता हूं इस टॉपिक का, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड। देखो दोस्तों, सबसे पहले M.N. रॉय ने आइडिया दिया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोली कि हाँ बाबा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए संविधान बनाने के लिए। फिर नेहरू जी बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ इंडियंस होने चाहिए, राइट, वो इलेक्ट होके आएंगे एडल्ट फ्रेंचाइज की मेथड से। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 2, फिर हम लोग ने ऑगस्ट ऑफर साइन कर लिया, बट ऑगस्ट ऑफर के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉर्म कर पाए। फिर आ गए क्रिप्स मिशन, इसमें मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करते टाइम
कि क्या हुआ, फिर हम लोग ने कैबिनेट मिशन देखा। तो एट लास्ट नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझा होगा। तो अब ये जो सेकेंड टॉपिक है, मतलब देखो फर्स्ट टॉपिक में हमारा टोटली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बन गया है। अब सेकेंड जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो हम लोग देखेंगे। मतलब देखो संविधान तो फॉर्म हो गया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो फॉर्म हो गया है, पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, इसमें इलेक्शंस कैसे हुए, वो सब हम लोग अभी देखेंगे इस सेकेंड टॉपिक में। देखो दोस्तों, ये है सेकेंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये डायग्राम आप लक्ष्मीकांत में भी देखिए और ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने रफली डिवीजन किया हुआ है, ये डिवीजन ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है। इसमें जो आप शेडेड पोर्शन देख पा रहे हो ये है ब्रिटिश इंडिया, और ऊपर का जो अनशेडेड पोर्शन है वो है प्रिंसली स्टेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है और ये ब्रिटिश इंडिया क्या है, राइट। तो देखो दोस्तों, जो भी आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो ब्रिटिश इंडिया है, मतलब ऐसी इंडिया की जगह जो बेसिकली ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। और ये जो आप प्रिंसली स्टेट्स देख रहे हैं ना, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही है, बट वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में है। मतलब यहाँ इंडियन किंग्स ही रूल करते थे, और वो क्या करते थे कि पैसा देते थे कि ये लीजिए रेवेन्यू इतना इतना और हम अपने किंगडम में राज करेंगे। तो होप सो आपको ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का डिफरेंस पता ही चला होगा, राइट। तो जस्ट हमने पहले देखा कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किया हुआ है उसमें 389 सीट्स है, उसमें से 93 सीट्स जो है वो 93 सीट्स इस प्रिंसली स्टेट्स के है। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स जो है उसके है, और ये जो 296 सीट्स है वो है ब्रिटिश इंडिया के, राइट। तो आप ऐड करके देख लीजिए 296 प्लस 93 हो जाते 389, राइट। तो हम लोग देखेंगे, अब देखो दोस्तों, नेहरू जी ने क्या कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्शन होगा और उससे सीट्स भरे जाएंगे। बट देखो दोस्तों, उस टाइम जो हमारे देश की कंडीशन थी वो पुअर थी, बहुत पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा थी। तो लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि किसको वोट देना है, नहीं तो किसको भी बिठाएंगे और देश का संविधान बन नहीं पाएगा। तो हमारा जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वो एडल्ट फ्रेंचाइज से हुआ, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो देखो ये इलेक्शन एक्चुअली कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट यहाँ जो है ना, मैं एक इससे पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो 4 डॉट्स बने हैं ना मैंने, ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। देखो ब्रिटिश इंडिया की कितने सीट्स थे, 296। इस 290 सीट्स को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो 292 सीट्स थी ना वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थी। अब देखो गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब सुनिए जस्ट, ठीक है। और बाकी के जो 4 सीट्स थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब देखो भैया, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या है और गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या है, इसको हम आज के एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। जैसे आप देखोगे हमारी दिल्ली है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है, पौंडीचेरी हो गया, लेह लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया, ये क्या है, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है। अब देखो ये जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें क्या चीफ मिनिस्टर होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। ये जो है
डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होते हैं, राइट। और बाकी के जो स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं आते, उसमें प्रॉपर चीफ मिनिस्टर होते हैं। सेम चीज़ है दोस्तों, ये जो यूनियन टेरिटरीज वाला फंड है ना, ये अप्लाई होता है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पर। और जो गवर्नर प्रोविंसेस है, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, राइट, तो उसमें स्टेट्स का फंडा यूज होता है, जैसे कि उसमें चीफ मिनिस्टर है, राइट। होप सो दोस्तों आपको ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और गवर्नर प्रोविंसेस का मीनिंग तो अच्छे से समझा ही होगा, राइट। तो देखो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, बट देखो ये सब 11 गवर्नर प्रोविंसेस याद रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा पोर्शन जो है वो बहुत वास्ट है, राइट। तो हम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन सी थी वो देखेंगे। कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर मेरवारा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये लोग, आप लोग ये याद रख सकते चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये आप लक्ष्मीकांत के नोट्स एंड रेफरेंस में जो लिखा है ना, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो आपको होप करता हूँ मैं कि प्रिंसली स्टेट्स क्या है, ब्रिटिश इंडिया क्या है, गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या है, इसका एक बेसिक आइडिया लगा ही होगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस जो है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है, उसमें एक्चुअली इलेक्शंस कैसे हुए।